नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी जानकारियां देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। तो आपका चेहरा आपके स्वास्थ्य का आईना होता है और कई बार यही बात आपकी त्वचा के लिए भी लागू होती है। हर कोई चाहता है कि इसकी त्वचा चमकती रहे, दमकती रहे, ग्लोइंग स्किन हो, लेकिन ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ हों और आपकी त्वचा भी तमाम विकारों से मुक्त हो। और ये कैसे संभव है, इसी विषय पर आज हम आपको जानकारी देंगे। दर्शकों, आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे त्वचा संबंधी समस्याओं की, कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखें और क्या तरीका अपनाएं कि ये हमेशा तरोताज़ा लगे और आपकी ग्लोइंग स्किन आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए। त्वचा से संबंधित रोग गंभीर भी हो सकते हैं, कब अलर्ट हो जाएं और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, इन सब विषयों पर बात करेंगे अपने आज के इस एपिसोड में। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर के.डी. बर्मन, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बर्मन, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर विभू मेंदिरत्ता, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आप भी हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से। उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, नोट कर ले उसे, 1800111234। और उसके साथ ही साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल और हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब देंगे। हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले, ddnewstotalhealth@gmail.com। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर बर्मन और डॉक्टर विभू के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर विभू, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि इस मौसम में जब बात कह रहे हैं कि ठंड चली गई है, गर्मी आ रही है, तो इस बदलते हुए मौसम में त्वचा संबंधी रोग कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सी गंभीर समस्याएं या प्रमुख समस्याएं हो सकती हैं त्वचा को लेकर के, जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत प्रणाम और होली की शुभकामनाएं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली का मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है। सर्दी होती है और सर्दी के बाद एकदम धीरे से पतझड़ आती है और पतझड़ के बाद फिर गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है। और त्वचा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का एक कवच है जो कि मौसम में होने वाले सभी बदलावों को झेलता है। और त्वचा का रख रखाव और उसकी जो हेल्थ है वो डिटर्मिन करेगी कि आपकी कितनी रोग प्रतिरोधक शक्ति है। जैसे ही हम देख रहे हैं कि गर्मी का आगमन हो रहा है, पतझड़ भी साथ ही साथ चल रही है, पॉलन्स का सीज़न है, फ्लावर्स आ रहे हैं, तो बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि अब बढ़ने की संभावना है और धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। कई रोग हैं, जैसे अगर मैं इन्फेक्शन से स्टार्ट करूं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी के साथ हमारे पास फंगल इन्फेक्शन है, फफूंदी की समस्या है, और हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में फॉलिकुलाइटिस या जिसे हम बॉयल्स कहते हैं, ये भी धीरे धीरे बढ़ेंगे जैसे स्वेटिंग होगी। उसके साथ ही साथ हमारे पास त्वचा की एलर्जीज़ बहुत देखने में आ रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स हैं, जो सीज़न है फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसके साथ त्वचा की एलर्जीज़, जिसमें कि एक्जिमास बहुत कॉमन है, अर्टिकेरियाज या छपाकी जिसे हम कहते हैं, वो भी बढ़ रहा है। अब जैसे धूप बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि दोपहर के समय, तो जिन लोगों को फोटो एलर्जी या धूप से एलर्जी है, उनको भी सनबर्न और स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, त्वचा का तेलियापन बढ़ जाता है, जिससे कि एक्ने की समस्या बढ़ जाती है, बालों में सिबोरिया, ऑयलीनेस हो जाती है, डैंड्रफ भी चलती रहती है। इसके साथ ही साथ ये भी देखने में आता है कि कई ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, जिसे कि हम कहते हैं SLE, एक ऐसा रोग है जिसमें कि बुखार के साथ जोड़ों में दर्द और रैशेस, स्किन के रैशेस चेहरे पर और शरीर के खुले हिस्से पे देखने में आते हैं। जी 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 तो अब जो स्किन एलर्जी की बात की डॉक्टर विभू ने,
डॉक्टर बर्मन, आपसे समझना चाहेंगे स्किन एलर्जीज किस तरह से हो सकती है, और सबसे खास बात कि कोई भी व्यक्ति कैसे समझ पाए कि उसको किन चीज़ों से एलर्जी है, और ख़ास तौर पर स्किन एलर्जी की अगर बात करें। देखो, स्किन एलर्जी एक ऐसा चीज़ है कि जब तक आप उस चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आएंगे वो आपको महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट उसमें हम कहते हैं कि अगर क्लिनिकली अगर हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसके बारे में बोले, तो एक स्किन एलर्जी ऐसा चीज़ है वो आपको हमेशा क्लियर कट मार्जिन नहीं मिलेंगे। कोई भी लीजन, स्किन की लीजन होंगे जो होगा वो हमेशा उस जगह में, हम जिसको बोलते हैं डर्माटाइटिस, उसमें स्केलिंग होगा, मतलब पपड़ी होंगे, साथ में आपको नाखून की स्क्रैच के मार्क भी दिखेंगे, और उसकी जो मार्जिन्स है उसको इल डिफाइन होंगे। और इंटरेस्टिंग थिंग जो होगा वो जहाँ पे कांटेक्ट में होंगे उसी के साथ होते हैं। कुल जहाँ पे से आपकी उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होगा उसी के बाद ही होगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है उसमें, आप अगर किसी वर्क प्लेस से एलर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो फैक्ट्री वर्कर हो या बिल्डिंग वर्कर हो, जैसे जिसको सीमेंट से एलर्जी है, अगर वो कुछ दिन के लिए काम छोड़ के अपने गांव चले जाते हैं या किसी के शादी ब्याह में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी इम्प्रूवमेंट होने लगते हैं। ऑल्दो 100% इम्प्रूवमेंट ना भी हो, लेकिन उनकी कम से कम बहुत सुकून मिल जाता है उनको। तो उसी से पता चलता है उनको इस चीज़ से एलर्जी है जी। और आजकल जैसे अभी मैडम ने बताया था कि एलर्जी बढ़ रहा है मौसम के साथ साथ, तो इसमें एक एलर्जी होता है, जैसे खेतों कल्याण में जो काम करते हैं उनकी एक पार्थिनियम होता है जिसको हम कांग्रेस घास बोलते हैं। जी जी जी, बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है जी। उसके भी एलर्जी इन दौरान देखने मिलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा वेदर ड्राई हो रहा है, तो उनकी जो पोलेंस है, उनकी जो एलर्जेंस है वो हवा में आ जाते हैं, तो जिनको एलर्जी है उनको बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है। तो इसके चक्कर में अभी उनको थोड़ा सावधानी भी बरतना जरूरी है। और उसकी जो खासियत है, वो जो पार्थिनियम एलर्जी की जो खासियत है, जहाँ पे आपकी स्किन फोल्ड है और एक्सपोज एरिया है, स्किन फोल्ड मतलब आपकी आई का आसपास जो स्किन में थोड़ा सा क्रीजेस रहते हैं और कानों के पीछे उस टाइप के जहाँ पे स्किन फोल्ड होंगे उसमें से ज़्यादा स्टार्ट होंगे आपकी एलर्जी। वो धीरे धीरे बढ़ के अगर आप उसको सही तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरा बॉडी में भी हो सकते हैं, जिसको हम डॉक्टर बर्मन ये भी समझना चाहेंगे कि जब इस तरह की, जैसे आपने बताया पॉलन से या पार्थिनियम जिसको आपने कांग्रेस घास से, इस तरह की चीज़ों से अगर एलर्जी होती है, या किसी को किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए पाउडर से हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकती है, घर की किसी वस्तु से, तो क्या इसके लिए कोई क्लिनिकल टेस्ट होता है? क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए शुरुआत में पता लगा पाना कि आखिर उसके शरीर पे ये एलर्जी क्यों हो रही है थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, क्लिनिकल टेस्ट हम यही करते हैं, उसकी जब आपकी स्किन में जैसे लीजन आता है, लीजन आने के बाद हम उसके बाद जैसे ट्रीटमेंट करके उसके स्किन लीजन को ठीक करने के बाद हम एक पेस्ट टेस्ट करते हैं। पेस्ट टेस्ट में पता चलता है ना, वो ज़्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल में सब में हो जाता है पेस्ट टेस्टिंग जी। तो उससे हमें पता चलता है किस ऑब्जेक्ट से एलर्जी है, किस एलर्जन से एलर्जी है उसको। जैसे पार्थिनियम होगा तो पार्थिनियम से एलर्जी निकल आएंगे, है ना। जैसे बोगनवेलिया होगा तो उनसे भी, बोगनवेलिया होगा उनसे भी एलर्जी, उन सब की बहुत सारी चीज़ें उस टेस्ट किट में मिलते हैं, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है। पेस्ट टेस्ट करते हैं हम जी 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 जी। और उसके उपाय तो यही है मेन, अपने आप को जितना कवर कर सकते हैं और जितना अपने आप को क्लीन कर, जैसे आप बाहर से आए तुरंत क्लीन कर लिया, साबुन से अच्छे से अपने आप को धो लिया, तो जितना एलर्जन आपके कांटेक्ट के आपसे कम कांटेक्ट में रहेंगे उतना आपको एलर्जी कम होगा। जी जी जी, उसके तो ये है जी। डॉक्टर विभू, जब बात करते हैं छोटे बच्चों की, या ये कहें कि अलग अलग उम्र में, तो त्वचा का ख्याल रखने का तरीका भी अलग हो सकता है, सावधानियां बरतने का, और ख़ासतौर पर जो बड़ा कंसर्न रहता है छोटे बच्चों को लेकर के, नवजात शिशुओं को लेकर के, किस तरह से उनका ख्याल रखें, क्या उनके लिए कुछ अलग तरीके अपनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि नवजात शिशु में जो समस्या एलर्जी की हम देखते हैं उसका सीधा संबंध होता है जेनेटिक्स से। जो डिजीज़ेस फैमिली में रन करती हैं, एक ऐसा है कि जो हमारी स्किन है वो बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आती है, तो स्किन का जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे उसमें हम प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट्स कहें, हम कॉस्मेटिक्स कहें जो हम स्किन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं,
खाने की चीज़ें, ड्रग्स, ये सब एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। तो इसके साथ जो स्किन का रिएक्शन होता है वो डिपेंड काफ़ी हद तक करता है कि आपका जो जेनेटिक मेकअप कैसा है। अगर फैमिली में माता पिता में अगर हिस्ट्री है रेस्पिरेटरी एलर्जी या जैसे हम कहें कि श्वास के रोग जिसमें अस्थमा है या डस्ट एलर्जी है, धूल मिट्टी से कणों से ज़ुकाम की समस्या है, छींकें आती हैं, तो ये एक श्वास की एलर्जी का लक्षण है। तो ऐसी फैमिलीज़ में जिसमें कि पेरेंट्स को भी ये समस्या है, जो नवजात शिशु हैं उनकी टेंडेंसी ये रहती है कि उनका जो स्किन है वो थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। तो बहुत सून आफ्टर बर्थ हम ये पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि आपको अपने नवजात शिशु के लिए हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताते हैं जो कि जिसमें कॉस्मेटिक वाली चीज़ें, परफ्यूमिंग एजेंट्स, आजकल आप देखेंगे कि छोटे बच्चों के लिए मार्केट में बहुत तरह के सोप्स हैं और बॉडी वॉशेस हैं जिसमें बहुत परफ्यूम्स हैं, कलर्स हैं, दे आर वेरी हार्मफुल क्योंकि उनका जो स्किन है धीरे धीरे उससे रिएक्ट करेगा और वो एक्जिमा की या एलर्जी की शक्ल में सामने आता है। पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल, बार बार झाग वाले साबुन से नहलाना और स्किन को नहलाने क्लीन करने के बाद उसके ऊपर एक सॉफ्टनिंग एजेंट या मॉइस्चराइज़र का लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मॉइस्चराइज्ड स्किन है एक तो त्वचा की नमी को उसको बनाए रखती है, त्वचा जो है उसका बैरियर है, एक कवच है, कवच की जो एक शक्ति है स्ट्रेंथ को, उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को मेंटेन रखती है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपको चुनाव बहुत सोच समझ करके करना है कि आप किससे अपने बच्चे की नवजात शिशु को नहलाते हैं। नहलाने के बाद नारियल का तेल या सिंपल जो वैसलीन है उसको आप अच्छे से शरीर पे लगाएं ताकि जो त्वचा है रूखी ना हो और उसमें एलर्जी की समस्या ना उत्पन्न हो। जी जी। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत सी चीज़ें जैसे बच्चों को छोटी छोटी ज्वेलरी पहना करके रखते हैं हाथों में, कानों में, और माता पिता को शौक होता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल एजेंट्स, मेटल, निकल हर एक चीज़ में है, हर एक जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में निकल होता है। और ये भी जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें एलर्जी की समस्या ऑलरेडी पेरेंट्स को है या फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको इस चीज़ से बहुत सावधान रहना है कि बच्चे के शरीर पे कोई भी ऐसी इस्तेमाल ना करें जो कि एलर्जी को उत्पन्न कर सकती है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और जब कॉस्मेटिक्स की बात की डॉक्टर बर्मन, तो ये भी समझें कि कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से या जो हेयर ड्राइज के इस्तेमाल से भी क्या कुछ दिक्कत हो सकती है? सनबर्न्स कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ दिक्कत हो सकती है। तो क्या संदेश देंगे आप, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह की, क्योंकि आज जो ये मौसम अभी चेंज हो रहा है, मॉइस्चराइज़र लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करें क्या ना यूज़ करें, कैसे समझें इस बात को? नहीं, आइडियल कॉस्मेटिक्स जो होना चाहिए हमारा, नॉर्मली हम लोग जो बॉडी हमारा एक्सेप्ट करता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसी को ही हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। कोई भी नया चीज़ें हम अलग से किसी का कहने पे कोई कह रहे हैं कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो सब चीज़ें हमें इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, आप यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, आप उसको जितना मर्जी लगा ले, आपको कभी नुकसान नहीं होना है ना। लेकिन आप उसके जगह कोई अननोन चीज़ें आप लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको हार्मफुल कर सकते हैं। और जैसे मैडम ने अभी बताया है कि ड्राइनेस बहुत है, तो आजकल ड्राइनेस आपके स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए व हेल्दी रखने के लिए तो मॉइस्चराइजर तो ज़रूरी है उसमें, तो उसको लगाने की भी जो माइनर तरीका होता है, तो ये आप बहुत से लोगों को पता नहीं होता है और हम लोग उसको ध्यान भी नहीं देता। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग नहाने से पहले तेल लगाते हैं और मालिश कर लेते हैं और उसके तुरंत बाद हम तेल नहा लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एक तरह से गलत कह सकते हो आप उसको, क्योंकि जैसे नहाते समय हमारा बॉडी में हमारे स्किन में थोड़ा सा जो भी मॉइस्चर आना है उसको हम पहले से रिपेल करके दे रहे हैं। मतलब तेल लगाने की वजह से वो पानी हम हमारे स्किन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि स्किन एक बैरियर बन जाता है। उस चक्कर में हमारा जो पानी से थोड़ा बहुत हाइड्रेट होना था स्किन, तो वो नहीं हो पाता। तो आइडियली जो होते हैं, आइडियल अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है बा कोई भी ऑब्जेक्ट इमोलेंट लगाना है, तो उसके तरीके ये होता है, आप नहाने के तुरंत बाद जब तक आपकी बॉडी का
स्किन का पानी नहीं सूखे तब तक ही लगाना है। उसके बाद आप लगाओगे तो आपकी जो बॉडी के मॉइस्चर है वो ऊपर से एक लेयर जो इमोलिएंट है उसके तरह से आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो आपको लंबा समय तक आपकी स्किन हेल्दी रहेंगे। ये है। तो नॉर्मली हमें अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मैंने जैसे एग्जांपल दिया है कोकोनट ऑयल टाइप की चीज़ें, वही चीज़ लेना है। जो अननोन जो न्यूली अवेलेबल है किसी के कहने पे, वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर विभू, बढ़ती उम्र में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, एल्डरली एज में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, उनका कैसे ख्याल रखें, कैसे उसके बारे में समझें? और कुछ जो हमारे पास ईमेल्स आ रही हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि झड़ते बालों की समस्या से कैसे निजात पाएं। इस तरह के बहुत सारे जी, मैं दोनों सवालों को बताती हूँ। एक तो जैसे बढ़ती उम्र, अब WHO ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2050 तक हमारी 80% 75% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 65 साल से ज़्यादा की हो जाएगी, क्योंकि ऐसा है कि लॉन्जेविटी बढ़ गई है, लाइफ स्पैन बढ़ गया है, और हमारी जो सर्विसेज हैं, मेडिकल एडवांसमेंट्स इतनी हैं कि अब हम ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो जीवन का एक काल है एक एक्सटेंड हो गया है। तो बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है कि एजिंग तो हो ही रही है, और त्वचा की जो एजिंग है उसमें ये देखने में आता है कि सबसे पहले तो त्वचा रूखी हो जाती है, उसका जो नेचुरल ऑयल है, नेचुरल जो कंटेंट है सीबम का, फैटी एसिड्स का कम हो जाता है, त्वचा रूखी पड़ जाती है। और रूखी त्वचा के साथ साथ क्या होता है कि उसमें एक्जिमा होने की समस्या हो जाती है। बहुत से बुजुर्गों को खारिश की समस्या पूरी बॉडी में, जनरलाइज्ड प्रोराइटिस बहुत कॉमन है, तरह तरह का एक्जिमा बहुत कॉमन है, और खुजाने के बाद क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उनमें टांगों में एक स्टेसिस एक्जिमा होता है, क्योंकि जो वेन्स में सर्कुलेशन है उसका दौरा कम हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ज़्यादातर वो बैठे रहते हैं, तो इसकी वजह से एक स्टेसिस एक्जिमा है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हो जाता है। ये समस्याएं बहुत कॉमन है। साथ ही साथ उनमें ये भी देखा जाता है कई इस तरह के ऑटोम्यून डिजीजेस हैं, जैसे कि हम बुल्लस छाले बन जाते हैं, पानी वाले छाले खुजाने के बाद बन जाते हैं, जिसे हम बुल्लस पेम्फिगॉइड कहते हैं। ये एक गंभीर समस्या होती है जो कि शरीर के अन्य अंगों को, और साथ ही साथ उनमें एलर्जीज की समस्या भी ज़्यादा हो जाती है। तो एक बेसिक उपाय यही है कि उनको अपनी त्वचा की केयर बहुत अच्छे से करनी है। उनको मॉइस्चराइजिंग, ऑयलिंग ऑफ द स्किन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी डॉक्टर बर्मन ने बताया, और उनको दिन में 2 से 3 बार उनको नहाने के बाद भी दिन में उनको मॉइस्चराइज़र या इस तरह की प्रिपरेशन, क्रीमी प्रिपरेशन लगानी है, जिससे कि त्वचा खुश्क ना हो। दूसरा चीज़ मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जब बहुत सर्दी पड़ती है तभी भी हमारे बुज़ुर्ग हीटर सेकते हैं और गर्म कमरे में बैठे रहते हैं, तो उससे भी त्वचा की नमी बहुत सूखती है, और हीटिंग, जो डायरेक्ट हीट एक्सपोजर स्किन का बहुत ही हार्मफुल है। तो इसलिए ये सब हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरा बताया कि बाल झड़ने की समस्या जी। बाल झड़ना एक लक्षण है, एक नॉर्मल हेयर साइकिल होता है जिसमें कि बाल एक ग्रोइंग फेज में जाते हैं, तब तो बाल झड़ते नहीं हैं, लेकिन एक नेचुरल बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसमें कि हेयर रेस्टिंग फेज में जाते हैं। जब वो रेस्टिंग फेज में जाते हैं तो बाल झड़ सकते हैं, लेकिन अगर बाल आपके 6 महीने से ज़्यादा झड़ रहे हैं और बाल आप देख रहे हैं कि गंजापन आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें कुछ कारणों की जांच करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको हम ये सलाह देंगे कि आप एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, बालों की सफाई रखें, कंघी को शेयर ना करें, आप बहुत गर्म पानी से ना बाल धोएं, आप हीट, जैसे कई लोग ब्लो ड्राइंग करते हैं, बालों को सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रायर का यूज़ करते हैं, उसको ना यूज़ करें। लेकिन कुछ अंदरूनी कारण हैं जिनकी वजह से बाल झड़ सकते हैं, बुज़ुर्गों में भी और यंग अडल्ट्स में भी। तो उसमें हमें न्यूट्रिशन देखना होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जांच करते हैं, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, उसके साथ ही साथ विटामिन डी ज़रूरी है, विटामिन B12 ज़रूरी है, थायराइड की समस्या हो सकती है, कुछ दवाइयों की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं,
और ऑटोम्यून डिजीजेज होती हैं उसमें भी बाल झड़ सकते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी जांच करके हम इलाज इसका कर सकते हैं। जी जी जी, कुछ सवाल इस तरह से भी आ रहे हैं डॉक्टर बर्मन की, क्या एलर्जीज ठीक हो सकती हैं? ठीक होने से तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कांग्रेस घास से या फिर पॉलन से अगर एलर्जी है किसी को, या किसी किचन में इस्तेमाल होने वाले किसी मसाले से एलर्जी है, तो क्या इस तरह का इलाज हो सकता है कि उस चीज़ से एलर्जी होना बंद हो जाए? क्या इस तरह से भी है स्थिति? देखो ये जो चीज़ें हैं, हमें जब मालूम है कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है, हाँ, तो हम उस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कहावत है, तो इसलिए हम अगर उस चीज़ को एक्सपोज ना करें, उस चीज़ पे हम एक्सपोज ना हो, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है जी। तो ये ऐसा एग्जैक्टली जितना भी हमारे पास थेरेपी है, हम जितना भी ट्रीटमेंट देते हैं, वो सब बीमारी को कंट्रोल करते हैं, आपको कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए बोलते हैं। और लेकिन अनलेस अनटिल आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे जी, वो पूरी तरह ठीक नहीं होता जी। तो आपको अवॉइड करना ही है जी। जैसे हम अक्सर मरीजों को एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, हमें सबको मालूम है कि अगर हम आग में उंगली डालेंगे तो जलना ही जलना है, बाय एनी मीन्स वो तो जलेंगे, है ना जी। हम इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करें, है ना, उंगली ना डालें। अगर हमें ज़रूरत पड़ता है आग के इस्तेमाल करना है, तो हम उसके लिए जैसे सामान कभी का हम बहुत सारी चीज़ें चिमटा पकड़ लेते हैं, कपड़े से पकड़ लेते हैं, है ना, ये सब चीज़ें मीन्स मेरे कहने का मतलब आप एलर्जन और आपके बीच में एक कोई भी बैरियर आपको लेना है, वही एक उसी के सबसे अच्छा समाधान है। मेडिसिन तो आपके सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं जी 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 जी। डॉक्टर विभू, कौन सी ऐसी या कुछ ऐसी क्या गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं स्किन की अगर समस्या है तो उसका असर क्या शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल, ये हमारे भीतर एक मिसकंसेप्शन है कि स्किन की जो समस्याएं हैं उसका कुछ बहुत सिग्निफिकेंस या क्योंकि वाइस वर्सा तो शायद होता होगा कि अगर आपके किसी दूसरे अंग में दिक्कत है तो उसका असर स्किन पे आए जी। लेकिन मैं यहाँ पर यही एक धारणा, जो मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा, उसको मैं बहुत उसका विरोध करना चाहूँगी, क्योंकि जो स्किन की डिजीज़ेस ऐसी हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं और होती हैं। अगर हम अस्पताल में अपने वार्ड में रोगियों को देखते हैं तो मैं अभी नाम लेना चाहूँगी ऐसी बीमारियों का, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इस तरह के बुल्लस ऑटोम्यून कंडीशंस हैं जिसमें कि पूरे शरीर पे छाले पड़ जाते हैं और मुंह के अंदर भी छाले हो जाते हैं। पेम्फिगस है, बुल्लस पेम्फिगॉइड है, बहुत सारे ड्रग रिएक्शंस हैं, ड्रग एलर्जीज। अभी हम जिक्र कर रहे हैं एलर्जीज का सिर्फ कॉस्मेटिक से या एनवायरनमेंट में होने वाली जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं, लेकिन ड्रग एलर्जी एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है और उसमें एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बर्न की तरह की स्किन हो जाती है, पूरी स्किन छिल जाती है और रोगी एक बर्न के रोगी की तरह उसका सारा चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। इसके साथ ही साथ एक्जिमास जब बहुत सिवियर होते हैं तो एक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं इरिथ्रोडर्मा। पूरी स्किन से छिलका निकलता है, स्किन पील ऑफ होती है और सिर, हाथ, पैर, मुंह, चेहरा सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इस समस्या के साथ रोगी के अन्य अंग जिसमें कि हार्ट है, किडनी है, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें कि हम बोलते हैं ICU इन स्किन डिजीजेस। तो ये ICU इन स्किन डिजीजेस कैन हैपन, इट इज़ अ रियलिटी। जी 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 जी। अच्छा, कुछ सवाल हमारे पास इस तरह के आ रहे हैं डॉक्टर बर्मन की, त्वचा को हेल्दी ग्लोइंग रखने के लिए कह रहे हैं कि कोरियन ग्लास स्किन एक नया वो चला है, उस तरह से कि उसको बनाए रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्या खाने पीने का, खान पान का भी असर स्किन पे आता है? इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ईमेल से। देखो, खाने पीने का तो हमेशा असर रहते ही रहते हैं। आपको हमेशा बैलेंस डाइट रखना चाहिए, खाना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर जैसे हमें सबको मालूम है अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी होता है तो आपको स्किन में एक तरीके का डिजीज होता है जिसको हम फ्राइनोडर्मा बोलते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कुछ आसान उपाय बताएं स्किन को हेल्दी रखने का। जी,
आसान उपाय तो आपको रूटीनली वही हेल्दी सोना है, हेल्दी खाना है जी। और अपने आप को जिस तरह से नॉर्मली रूटीन बाकी लोग केयर करते हैं उसी तरह से यूनिवर्सल केयर करना। अलग से आप कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ करने के लिए, वो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी को मदद मिलेंगे उस चीज़ से, क्योंकि अननेसेसरी आप अपने आप को ही हार्म करेंगे। क्योंकि आप अपने ऊपर जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने स्किन के ऊपर, आपको नुकसान करेंगे वो, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा केमिकल हो सकता है जो आपको आपके स्किन को सूट नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कोरियन स्किन है ना, कोरियन स्किन और हमारे स्किन में बहुत फर्क है, क्योंकि कोरियन स्किन की जो स्किन टाइप है और हमारा इंडियन स्किन की जो स्किन टाइप है वो बहुत ही अंतर है। तो जो वो केमिकल जो वो प्रोडक्ट लगाते हैं और हम लोग उस चीज को लगाएंगे तो ये जरूरी नहीं कि हमें वही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए ये सब चीजें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। जी, तो यानी ये भी समझने की ज़रूरत है सभी को कि किस देश काल परिस्थिति में आप रह रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी स्किन भी होगी, उसी हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो उसमें अननेसेसरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंखों के नीचे काले घेरे को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं डॉक्टर विभू, कुछ आसान उपाय बताएं। देखिए, आंखों के नीचे काले घेरे, त्वचा जो है एक मिरर है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के हेल्थ का, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल आपकी क्या क्या एक्सपोजर्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो त्वचा के नीचे काले घेरे एक तो आनुवंशिक हो सकते हैं जो कि फैमिली में होते हैं, और अगर उसके अलावा कारण है, एक तो रात को बहुत लंबे टाइम तक आपका जागना, नींद पूरी ना करना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट्स, जैसे कि कंप्यूटर्स के ऊपर बैठे रहना, कंप्यूटर स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे बैठे रहना, वो भी आंखों के नीचे काले घेरे लाता है। बहुत ज़्यादा धूप में रहना, और धूप में क्योंकि जो हमारी आइज़ के अराउंड की स्किन है सबसे ज़्यादा थिन होती है और उसका प्रभाव सूरज का, यूवी लाइट्स का डायरेक्टली पड़ता है। इसके साथ ही साथ आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, सन प्रोटेक्शन रखनी है, आपको आपका हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, और कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो कि इस जो पिगमेंट बन गया है उस पिगमेंट को लाइट कर सकती हैं, लेकिन वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से आकांक्षा हमको कॉल कर रही हैं। जी नमस्ते, मैं पूछना चाहती हूँ कि एलोपेशिया एराटा क्या इस कंडीशन का इलाज संभव है, और आगे इसका क्या कोर्स रहता है? क्या ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है? जी डॉक्टर विभू। जी आकांक्षा, एलोपेशिया एरिएटा का इलाज बिल्कुल संभव है। हालांकि ये एक ऑटोम्यून डिजीज़ है और इसमें पैचेस में बाल चले जाते हैं सर से भी, और बाकी हेयर बेयरिंग एरिया जो है स्किन के वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन इसका इलाज बिल्कुल संभव है। अब बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो इसको पूरी तरह से ट्रीट कर सकती हैं, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये ऑटोम्यून एक कारण जो है वो हमारे जेनेटिक सिस्टम में कुछ इस तरह के चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर्स को रिस्पॉन्ड करके दोबारा हो सकता है, लेकिन ये फुली ट्रीटेबल है। छोटे से छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं आजकल केसेस हैं हमारे पास जो 2 साल 3 साल की उम्र से, लेकिन वो ट्रीटेबल है। जी डॉक्टर विभू, चलते चलते जो होली का त्यौहार आ रहा है, तो किस तरह से उस दौरान रंगों से अगर किसी को एलर्जी होती है तो कैसे उससे बचें, क्या सावधानियां बरतें, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो होली के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम है कि कलर्स यूज़ होंगे, गुलाल, पेस्ट, गीले रंग सब यूज़ होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी त्वचा को एक पूरा अच्छे से ऑयल लगाएं, आप वैसलीन लगाएं ताकि उसके ऊपर एक बैरियर बन जाए जिससे कि रंग सीधा स्किन के ऊपर टच ना करे। चेहरे पर भी आप अच्छे से, और बालों को कवर करके रखें क्योंकि बालों में भी जो रंग डलता है उसको निकालना मुश्किल है, तो ये प्रिकॉशन है। दूसरा, रंग जो है आप ऐसा इस्तेमाल करें जो कि ऑर्गेनिक हो, क्योंकि जो केमिकल कलर्स हैं जितने भी मार्केट में उसमें बहुत ही हार्मफुल मेटल्स हैं, लेड है, आर्सेनिक है, जो कि स्किन को इरिटेट कर सकता है, एक्जिमा कर सकता है, छाले कर सकता है, और उसको रगड़ रगड़ के मत धोएं। एक सिंपल क्लेंजर का इस्तेमाल करें और उसके बाद धोने के बाद मॉइस्चराइज करें। जी डॉक्टर बर्मन, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी स्किन को दुरुस्त बेहतर रखने के लिए हमारे दर्शकों को? बस हम जैसे पहले बताया उसी तरह से हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी सोइए,
और आपने स्किन को प्रॉपर मॉइस्ट रखिए। जैसे हमने बताया, नहाने से तुरंत बाद आपकी कोल्ड क्रीम कोई भी मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल करिए, एंड इट शुड बी, कहने जाए तो प्रॉपरली सब जगह से एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। जैसे मैंने बोला कोकोनट ऑयल टाइप की चीज़ें, उसी सब कुछ चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। और अननेसेसरीली बिना मतलब कि हमें किसी का कहने पे किसी ने बोला मेरे से ये इफेक्ट हुआ है, आप ये भी ट्राई करिए, ये सब से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉपरली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना। जी हमें जी निश्चित तौर पर। तो बहुत शुक्रिया। अब आप दोनों खास